जरा 1947 के उस दौर की कल्पना कीजिए। दुनिया तेजी से दो फाड़ हो रही है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका का खेमा है और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का। हाँ, मतलब कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे नाजुक मोड़ पर भारत अभी अभी आजाद हुआ है। सही बात है। हमारी मिलिट्री उस वक्त ना के बराबर थी और इकोनॉमी भी संघर्ष कर रही थी। एग्जैक्टली तो एक ऐसे सर्वाइवल सिचुएशन में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी फॉरेन पॉलिसी का मैनुअल आखिर कहाँ तलाशते हैं? वॉशिंगटन या मॉस्को में नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो पलट कर देखते हैं हजारों साल पुराने महाकाव्यों, उपनिषदों और प्राचीन भारतीय दर्शन की तरफ। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस इन डेप्थ डिस्कशन का मुख्य विषय है। हम इंडिपेंडेंट इंडिया के वर्ल्ड व्यू यानी उसके विश्व दृष्टिकोण के एवोल्यूशन को डिकोड कर रहे हैं। राइट, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ट्रीटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स या पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जियोपॉलिटिक्स का नतीजा है ना? हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो टेक्स्ट बुक के अंश हैं, वो साफ बताते हैं कि भारत का कूटनीतिक डीएनए रातों रात नहीं बना। मतलब इसकी जड़ें उन प्राचीन ग्रंथों में हैं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप की सोच को आकार दिया है। बिल्कुल। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेक्चर नहीं है, बल्कि भारत के डिप्लोमैटिक डीएनए को डिकोड करने का एक प्रयास है। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो मान लीजिए कि आजाद भारत की फॉरेन पॉलिसी एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। राइट, तो हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद और महाकाव्य उस सॉफ्टवेयर के ओपन सोर्स कोड की तरह हैं। विवेकानंद, टैगोर, गांधी और नेहरू जैसे आधुनिक विचारकों ने इसी एंशिएंट कोड का इस्तेमाल करके एक नए गणराज्य की नीतियों को प्रोग्राम किया। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब वेद या धर्मशास्त्र तो बहुत ही आध्यात्मिक और कानूनी दस्तावेज है ना, उनका फॉरेन पॉलिसी जैसे प्रैक्टिकल विषय से क्या लेना देना? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्राचीन भारत का माइंडसेट कैसा था। उस दौर में जीवन को अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटकर नहीं देखा जाता था। अच्छा, मतलब आध्यात्म और राजनीति अलग नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था कि आध्यात्म अलग है, राजनीति अलग है और अर्थशास्त्र अलग है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। ओह वाह! और इसीलिए रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। ये सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं थी। हाँ, आम जनता और राजाओं दोनों के लिए सोशल वैल्यूज की शिक्षा का सबसे बड़ा साधन थी। एग्जैक्टली ये एपिक्स स्टेट क्राफ्ट यानी राजकाज चलाने की शिक्षा देने के काम आते थे। यानी इन एपिक्स ने एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तैयार की। तो अगर हम इस ओपन सोर्स कोड के सबसे मुख्य एल्गोरिथम की बात करें तो वो क्या है? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो प्रिंसिपल है मिडिल वे यानी मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब बीच का रास्ता। हाँ, संस्कृत की एक कहावत है अति सर्वत्र वर्जयेत, जिसका मतलब है कि हर स्थिति में अति या एक्सट्रीम से बचना चाहिए। राइट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक फंक्शनल फिलॉसफी है जो एब्सोल्यूट्स को नकारती है। दुनिया को सिर्फ ब्लैक या व्हाइट में देखने की जो बाइनरी अप्रोच होती है, ये कोड उसे खारिज करता है। मतलब हम किसी एक एक्सट्रीम पर नहीं जा सकते। बिल्कुल। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन में सिर्फ मोक्ष या धर्म पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि अर्थ यानी वेल्थ क्रिएशन और काम यानी सेंसुअल प्लेजर्स को भी जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया। हाँ, जैसे खजुराहो की वास्तुकला हो या वात्स्यायन का कामसूत्र, ये दिखाते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक संतुलन, एक मिडिल वे कायम किया गया। सही कहा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर हम इसे कोल्ड वॉर के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहां भारत ने नॉन अलाइनमेंट या गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। हाँ, गुटनिरपेक्षता। वेस्टर्न देशों को तो ये मिडिल वे एक तरह की कमजोरी लगता था, है ना? हाँ। उनका मानना था कि भारत के पास सही और गलत के बीच स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। हाँ। क्या ये मध्य मार्ग असल में कॉन्फ्लिक्ट से बचने का एक बहाना नहीं था? What's fascinating here is कि बाहरी दुनिया को ये न्यूट्रलिटी या कमजोरी लग सकती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में ये एक बेहद एक्टिव डिप्लोमेटिक टूल था। एक्टिव टूल? वो कैसे? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि भारत को दुनिया की परवाह नहीं है या वो तटस्थ है। इसका आधार था टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, और भारत में सहिष्णुता कमजोरी नहीं है। अच्छा, तो ये एक डेलिब्रेट चॉइस थी। बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों में एक सिद्धांत है, वादे वादे जायते तत्वबोधा।
जिसका अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति बहस और संवाद से ही होती है। Enlightenment is achieved through debate. एग्जैक्टली ऋग्वेद भी कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे अलग अलग तरीकों से बयां करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राजाओं या विचारकों ने कभी ये दावा ही नहीं किया कि उनके पास सच्चाई की कोई मोनोपोली है। सटीक बात। और इसके ऐतिहासिक सबूत देखे, 47 एडी में ईसाइयों का स्वागत किया गया, 70 एडी में यहूदियों को पनाह मिली। और जब 7वीं शताब्दी में पारसी समुदाय ईरान से भागकर भारत आया तो यहाँ के राजाओं ने उन्हें भी पनाह दी। बिल्कुल, सिर्फ दया भाव से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस ओपन सोर्स कोड के मुताबिक किसी दूसरे धर्म या विचार का होना राज्य की सत्ता या सत्य के लिए कोई खतरा नहीं था। हाँ, अकबर की सुलह कुल नीति हो या अशोक के शिलालेख, ये टॉलरेंस हमेशा से एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है। और यही कोड नेहरू ने कोल्ड वॉर में इस्तेमाल किया। वेट, रियली? कैसे? जब 1950s के दशक में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर डलस ने गुटनिरपेक्ष देशों को अनैतिक कहा और उन पर दबाव डाला। हाँ, उनका रवैया तो बहुत आक्रामक था। तो नेहरू का जवाब बहुत धारदार था। उन्होंने याद दिलाया कि लोकतंत्र की बुनियाद ही अलग-अलग विचारों के प्रति सहिष्णुता है। वाओ, मतलब उन्होंने उन्हें उन्हीं के खेल में मात दी। बिल्कुल। नेहरू ने कहा कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर डिसेंटिंग आवाजों को दबा रहे हैं तो आप खुद डेमोक्रेसी के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दाव था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वेस्टर्न लिबरल ब्लॉक की इंडिविजुअल लिबर्टीज और सोवियत ब्लॉक का इगैलिटेरियनिज्म दोनों में कुछ अच्छाइयां हैं। और इसी वजह से भारत ने दोनों गुटों के बीच एक पुल का काम किया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये सब सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है, टॉलरेंस, मिडिल वे, संवाद। हाँ, आदर्शवादी तो है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि दुनिया हथियारों और ताकत से चलती है। अगर हमारा कोड इतना ही आइडियलिस्ट और शांतिप्रिय था तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहाँ से आता है? ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प टकराव है। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और रियलिज्म यानी यथार्थवाद के बीच का संघर्ष। हाँ, क्योंकि कौटिल्य तो बहुत रूथलेस माने जाते हैं। बिल्कुल। भारतीय सोच सिर्फ आदर्शों पर नहीं टिकी है। कौटिल्य, मनु और पंचतंत्र जैसे स्रोतों में कूटनीति का कड़वा यथार्थ यानी रियलिज्म कूट कूट कर भरा है। राइट। कौटिल्य साफ मानते थे कि राज्य की रक्षा के लिए आक्रामक युद्ध उचित हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है जो मैंने स्रोतों में नोटिस किया। कौटिल्य जैसे कट्टर यथार्थवादी भी युद्ध को पहला विकल्प नहीं मानते। हाँ, वो इसे लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं। एग्जैक्टली। और इसलिए नहीं कि युद्ध करना कोई बहुत बड़ा पाप है या अनैतिक है, बल्कि विशुद्ध प्रैक्टिकल कारणों से। क्योंकि युद्ध बहुत एक्सपेंसिव होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है और राज्य के संसाधनों को चूस लेता है। हाँ, एक्सपेंसिव एंड ट्रबलसम। पंचतंत्र भी यही सिखाता है कि अच्छी कूटनीति की शुरुआत शांति से होती है, युद्ध से नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आइडियलिज्म का एक बहुत मजबूत पिलर भी है। उपनिषदों की अहिंसा, बुद्ध और महावीर के सिद्धांत, और महान सम्राट अशोक का वो ऐतिहासिक फैसला जहां कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी से युद्ध को हमेशा के लिए निकाल फेंका। बिल्कुल। और आधुनिक समय में महात्मा गांधी ने इसी अहिंसा के कोड को एक सोशियो पॉलिटिकल वेपन में बदल दिया। आज़ादी के बाद नेहरू ने भी इस आइडियलिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का मुख्य हिस्सा बनाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के इतने जुल्मों के बावजूद भारत ने आज़ादी के बाद कॉमनवेल्थ में बने रहने का फैसला किया। ये मेल मिलाप की एक अभूतपूर्व मिसाल थी। लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर में जब कोई बड़ा वायरस आता है तो सिस्टम क्रैश होता है ना? हाँ, सिस्टम को रीबूट करना पड़ता है। तो नेहरू के इस आइडियलिज्म के कोड को भी एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। आप 1960s के दशक की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। और फिर 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। हाँ, जिसने भारतीय नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया। 1962 का युद्ध वो बग था जिसने साबित किया कि सिर्फ शांति और अहिंसा के भरोसे सीमाओं की रक्षा नहीं की जा सकती। नेहरू को संसद में ये स्वीकार करना पड़ा कि देश से गरीबी मिटाने के चक्कर में हमने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर दिया था। और इसके बाद भारत को ये समझ आ गया कि सुरक्षा के लिए पावर ऑफ रियलिटी को भी समझना होगा। मतलब 1962 के बाद भारत का दृष्टिकोण अधिक रियलिस्ट हो गया। हमने शांति के आदर्शों को छोड़ा नहीं, लेकिन कौटिल्य के यथार्थवाद का पैच सिस्टम में वापस इंस्टॉल कर दिया गया। बहुत सही कहा आपने।
अगर हम कौटिल्य के रियलिज्म की बात कर ही रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल? अगर प्राचीन भारत के पास इतनी उन्नत मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, इतना अपार धन था, तो हमने कभी रोमन साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य की तरह ओवरसीज कॉलोनीज क्यों नहीं बनाई? इसका जवाब भारत की एक बहुत ही अनोखी एंटी इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा में छिपा है। साम्राज्यवाद विरोधी? हाँ, अगर आप प्राचीन भारतीय दर्शन को देखें तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम की तरह काम करता था। मनु से लेकर कौटिल्य तक किसी भी प्रमुख विचारक ने भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर जाकर साम्राज्य विस्तार करने की वकालत कभी नहीं की। यहां तक कि जो चक्रवर्तिन या सुप्रीम रूलर का कॉन्सेप्ट था वो भी भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित माना जाता था। बिल्कुल। और अगर आप उन राजाओं का उदाहरण लें जिन्होंने इस दायरे से बाहर कदम रखा, जैसे चोल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव या कनिष्क का चीन के खिलाफ अभियान, तो वो ऐतिहासिक एक्सेप्शंस माने जाते हैं। एबरेशंस। हाँ। और सबसे अहम बात, चोल राजाओं का मकसद वहां से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना या अपनी संस्कृति थोपना नहीं था। राइट। कालिदास का रघुवंशम भी इस बात का जिक्र करता है कि कैसे राजा धर्मयुद्ध जीतते थे लेकिन जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा देते थे। राइट। इस एंटी इंपीरियलिस्ट सोच ने आधुनिक भारत को बहुत प्रभावित किया। आजाद होते ही भारत ने पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन का बीड़ा उठाया। 1949 में इंडोनेशिया को डच नियंत्रण से आजाद कराने के लिए नेहरू ने दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस बुलाई वो इसी का नतीजा थी। अल्जीरिया और नामीबिया जैसे देशों के संघर्षों में भारत खड़ा रहा। और 1971 के युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान की जो जमीन जीती थी वो वापस कर दी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये उसी रघुवंशम वाली प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को लेकर भी भारत का नजरिया अपने प्राचीन आदर्शों से प्रेरित रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आधुनिक पश्चिमी इजाद है, लेकिन रामायण में देखिए, जब हनुमान जी राम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो रावण को भी कूटनीतिक छूट का नियम मानना पड़ता है। हाँ, विभीषण याद दिलाते हैं कि दूत को मारना धर्म के खिलाफ है। और शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज के प्रति हमारा रवैया। हितोपदेश की वो सीख मुझे बहुत पसंद है। एक पेड़ उसे भी अपनी छाया देता है जो उसे काटने के लिए आता है। एग्जैक्टली। इसी दर्शन के चलते 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी और 1971 के शरणार्थियों का भी स्वागत किया। अब तक हमने प्राचीन कोड की बात की, लेकिन आधुनिक भारत के विश्व दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने का काम एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव ने किया, ब्रिटिश राज और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन ने एक कैटलिस्ट का काम किया जिसने इस प्राचीन कोड को आधुनिक दुनिया के हिसाब से ढाल दिया। इसके दो बहुत स्पष्ट प्रभाव थे, है ना? पहला, राष्ट्रवाद का उदय, जिसने दुनिया भर के गुलाम देशों की आजादी का समर्थन किया। और दूसरा प्रभाव था ब्रिटिश नस्लवाद यानी रेशियल एरोगेंस का कड़वा अनुभव। जिस तरह का नस्लवाद भारतीयों ने अपने ही देश में झेला, उसने भारत को वैश्विक रंगभेद के खिलाफ एक कट्टर आवाज बना दिया। Here's where it gets really interesting. अब मैं स्रोतों से एक ऐसे बिंदु पर आना चाहता हूं जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। भाषा और कूटनीति का तालमेल। अच्छा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बहुत ही गजब का लिंग्विस्टिक एनालिसिस है कि कैसे भारतीय संस्कृति अक्सर बहुत गहरे सकारात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करती है। ओ हाँ, ये भारतीय दर्शन की एक बहुत ही खास बात है। हम पीस या शांति के लिए अहिंसा यानी नॉन वायलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली। डिफीट के लिए पराजय कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि बौद्ध साहित्य में ऐसे कई शब्द हैं। अगर हम इसे गणित के जीरो यानी शून्य से जोड़कर देखें तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। जीरो से? कैसे? सतह से देखने पर जीरो का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन गणित में इसका मूल्य अनंत है, बहुत गहरा और सकारात्मक है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। ठीक उसी तरह वेस्टर्न दुनिया को नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता एक नेगेटिव शब्द लगा, जैसे भारत कुछ करने से मना कर रहा हो। लेकिन भारतीयों के लिए नॉन अलाइनमेंट का अर्थ बेहद सक्रिय और पॉजिटिव था। इसका मतलब था दुनिया में शांति स्थापित करना, डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना और डीकोलोनाइजेशन का समर्थन करना। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आजाद भारत की ये फॉरेन पॉलिसी 1947 में रातों रात तैयार नहीं हुई। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत पहले ही इसकी नींव रख दी थी। 1921 का प्रस्ताव, 1927 का जयपुर अधिवेशन या 1935 का हरिपुरा प्रस्ताव,
इन सब में आज़ादी से बहुत पहले ही ये तय कर लिया गया था कि भारत विश्व शांति और नस्लीय समानता के लिए लड़ेगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि आजाद भारत का वर्ल्ड व्यू किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। ये बुद्ध की करुणा, कौटिल्य के यथार्थवाद, मध्य मार्ग के संतुलन और ब्रिटिश काल के कड़वे अनुभवों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। ये विदेश नीति सिर्फ संधियों या ट्रीटीज के बारे में नहीं है, यह एक सभ्यता के निरंतरता के बारे में है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्र अपने हजारों साल पुराने ओपन सोर्स कोड को आधुनिक चुनौतियों के हिसाब से अपडेट करता है। और इस कोड की असली परीक्षा तो शायद आज के दौर में हो रही है। सही बात है। और इसी विचार के साथ मैं आज इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। हाँ, एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। जरा सोचिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो एल्गोरिदम्स और सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी है। ये एक्सट्रीम्स की दुनिया है जहां सबसे तीखी और चरम आवाज को ही बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में भारत की वो प्राचीन परंपरा जो मानती है कि एनलाइटनमेंट कम्स थ्रू डिबेट, कि वादे वादे जायते तत्वबोधः, और जो एब्सोल्यूट्स को नकार कर मिडिल वे की वकालत करती है, क्या वो इस शोरगुल वाली दुनिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएगी? यह शांति और संवाद के इस प्राचीन कोड को भी आखिरकार इन एक्सट्रीम्स की तरफ झुकना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।